नमस्कार मित्रों। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमपाल है और मैं एमआईटी एमआईटी विश्वविद्यालय में नोएडा में हिंदी का प्रवक्ता हूं। और आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं वो विषय है वर्तमान समय में बुजुर्गों की वास्तविक स्थिति, साहित्यिक और गैर साहित्यिक संदर्भ। मित्रों, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम समक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर भावना सरोहा। डॉक्टर भावना सरोहा मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डॉक्टर बहुत बहुत भावना धन सरोहा मैम डॉक्टर बहुत भावना बहुत सरोहा धन्यवाद। मैम कथा साहित्य, सिनेमा और वृद्ध जीवन पर इससे पहले एक किताब लिख चुकी हैं। वृद्ध जीवन पर ही भावना मैम का एक पीएचडी का पूरा कार्य है। डॉक्टर भावना मैम ने इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से वृद्ध जीवन पर पीएचडी किया है। इसके अतिरिक्त वे एक उभरती हुई युवा आलोचक हैं और यूजीसी की स्कॉलर भी रही हैं। वर्तमान में भावना मैम इग्नू में अकादमिक परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर भावना मैम, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ तारांजलि फाउंडेशन का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ शैलजा मैम का, यश चौहान सर का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी, शुक्रिया मैम। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बदला देना अच्छा समझता हूँ कि हम जिस विषय को लेकर यहाँ आज बैठे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम इस चर्चा में शामिल हैं वर्तमान समय में बुजुर्गों की वास्तविक स्थिति, साहित्यिक और गैर साहित्यिक संदर्भ। दरअसल आज के इस दौर में जहाँ पर हम स्त्री विमर्श, किन्नर विमर्श, विकलांग विमर्श, आदिवासी विमर्श जैसे विमर्शों को लेकर आ रहे हैं, वहीं एक ऐसा तबका है जो पीछे लगातार छूटता जा रहा है। तकनीकी कारणों के कारण, आधुनिक विचारधारा के कारण, सबसे बड़े युवा राष्ट्र के रूप में उभरते के कारण, मूल्यहीनता के कारण और ऐसे ना जाने कितने विषयों के कारण ये विषय आज के समय में स्वयं ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि जो बुजुर्ग समाज है, जो वृद्ध समाज है, वे भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। इसीलिए हमें लगता है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। भावना मैम, इस चर्चा के लिए मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि शुरुआत इसी प्रश्न से करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो विषय हमने चुना है, ये जो विषय हमने लिया है परिचर्चा के लिए, क्या आपको लगता है कि आज के समय में बुजुर्गों से संबंधित ये जो विषय है, ये महत्वपूर्ण है, और है तो ये क्यों है? इस पर आप अपने विचार रखें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भ्रम है कि इस तरह का विषय जो है सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृद्धावस्था तक आते-आते उन्होंने अपना बाल्यावस्था, उन्होंने अपना युवावस्था, उन्होंने प्रौढ़ावस्था को पार करके ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरा मानना है कि इसका संबंध सिर्फ बुजुर्गों से नहीं है, इसका संबंध आपसे, मेरे से, या हमारे बाद की जो पीढ़ी है उनसे, या उनके बाद की पीढ़ी से, या हमारे कुछ आगे की जो पीढ़ी है उनसे, हम सब से, हर एक व्यक्ति से इसका संबंध है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी देश का हो, हर किसी को इस अवस्था से गुजरना होता है। तो इस स्थिति में ये जो विषय है, ये बहुत ही प्रासंगिक है। आपने सुना होगा कि बुजुर्गों को घर की छत कहा जाता है। आप एक बार सोच के देखिए कि जिस घर की छत ना हो, तो वह घर क्या रहने लायक होगा? अगर इस तरह का घर होगा, तो किस तरह का होगा जिसकी छत ना हो? जी, बिल्कुल।
बुजुर्गों को घर की छत कहा जाता है और ये हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग भी हैं। भावना मैम, जब भी हम किसी विमर्श पे चर्चा करते हैं या उन विषयों पर एक संगोष्ठी करते हैं, तो आम तौर पे आज़ादी का जो समय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो उठता है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। तो इसी संदर्भ को मैं भी लेते हुए ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बुजुर्गों की स्थिति में क्या अंतर नजर आता है और उसके क्या कारण है? मुझे लगता है कि परिवर्तन की बारीकियों को समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो है वो साहित्य है। तो हम इसको कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आज़ादी से पहले की जो कहानी है बूढ़ी काकी, प्रेमचंद की, या बाद की जी कहानी हम लेते हैं वापसी, उषा प्रेमवदा, भीष्म सहनी की चीफ की दावत। हम इन कहानियों में क्या अंतर देखते हैं? हम देखते हैं कि बूढ़ी काकी में जब बूढ़ी घर की माँ जो है अपने ही घर में उनको खाना नहीं नसीब होता है, तो वे अपने ही घर में जो भोज पर आमंत्रित होते हैं अतिथि, उनके ही झूठे पत्तल जो पड़े हुए होते हैं, वो चाट रही होती है। जी जिसे देखकर जिसे देखकर वहाँ जो घर की स्त्री है, जो युवा है, जो बहू है, वो देखकर आत्मग्लानि से भर जाती है। वो जो स्थिति है वो उन्हीं के कारण है, मगर फिर भी उनकी स्थिति देखकर वो आत्मग्लानि से भर जाती है। जी और मैम। यदि हम इन इन कहानियों में देखें, इन कहानी में देखते हैं, चाहे वापसी कहानी देखते हैं हम लोग, वापसी कहानी में सेवानिवृत्त होने के बाद जब वो घर आते हैं, पूरा घर वो पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने में, पालने में, उनके सुख-सुविधाओं के लिए। मगर जब वो सेवानिवृत्त होके घर लौटते हैं, तो उनको ना ही आदर मिलता है, ना सम्मान मिलता है, सिर्फ़ उपेक्षा मिलती है। और जी इस चीज़ का उस युवा वर्ग में, उस घर में इस चीज़ का उनको कोई पश्चाताप नहीं, कोई अफ़सोस जी नहीं है। यही हम देखते हैं चीफ की दावत में। वहाँ जी जो बेटा है बॉस के आने पर माँ का उपयोग तो कर रहा है, मगर उसकी माँ पूरी तरह घर में उपेक्षित है। तो इन कहानियों में हम देखते हैं युवा वर्ग में किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं है, कोई आदर की भावना, सम्मान की भावना नहीं है, या उपेक्षा की भावना दिखती है। तो हमारे जो जीवन मूल्य हैं, हम उनमें कहीं न कहीं गिरावट हम इसमें देखते हैं। जी मैम। और मैं जी एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जो स्थिति है, ये अ, ह समय के अनुसार जो बदलती जीवन शैली है, औद्योगिकीकरण है, पूंजीवाद है, या फ्लैट संस्कृति आप ले सकते हैं, या बढ़ती महँगाई है, इस तरह के कारण हैं, जिसके कारण जो है, जो बुजुर्गों की जो स्थिति में है, वो गहरा बदलाव आया है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये जी मैम। विश्व की बात कर रही हूँ। ये बहुत व्यापक स्तर की बात कर रही हूँ, क्योंकि बुजुर्गों का जो सम्मान का ग्राफ जो है वो हर जगह गिरा है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1982 में डब्ल्यूएचओ एक नारा देता है, वृद्धावस्था को सुखी बनाएँ। या हम जी मैम। देखते हैं कि 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस घोषित करता है। दिवस उसके लिए ही मनाया जाता है जिसका अस्तित्व खतरे में नज़र आता है। हम जी मैम। देखते हैं कि 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ उस साल को, उस वर्ष को अ वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित करता है, जिसका उद्देश्य था कि बुजुर्गों को उनकी मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँ, समाज में उनका सम्मान बढ़े, और उनको थोड़ा सचेत किया जाए, जो चुनौतियाँ वो उनके सामने जो आ रही हैं, उनके ऊपर सचेत किया जाए। तो अगर तो अगर हम भारत में देखें, तो सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि एक ऐसे देश में हम लोगों ने जन्म लिया है, जहाँ बड़े-बुजुर्गों का आदर किया जाता है। हमारे दिन की शुरुआत ही होती है उनके पाँव छूने से। हम जिन जी मैम। बुजुर्गों को गुरु मानते हैं, जिन बुजुर्गों को भगवान मानते हैं, आज उसी भगवान के लिए हमारे घर में जगह नहीं है।
जो हमें सदियों से हमें हमारी दीर्घायु का आशीर्वाद देते आए हैं, आज अगर उनकी औसत उम्र बढ़ रही है, तो ये एक हमारे लिए जी सामाजिक समस्या बन गई है। ये तो बहुत दयनीय है। और इसका प्रमाण हमें मिलता है जो लगातार पूरे विश्व में जो बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम जो बढ़ रहे हैं, इसको ये उसका सबूत है। जी मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया मैम। मैम, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जो परिवार है वो एक ऐसी इकाई है हमारे समाज की जिससे समाज का भी विकास होता है, जिससे देश का भी विकास होता है, जिससे विश्व का भी विकास होता है। और हमारे जो पारिवारिक संरचना है हमारी, वो इन सभी विकासों में अपनी महती भूमिका अदा करती आई है। मैं ये भी जानना चाहता बिल्कुल। हूँ कि क्या आप पहले और अब के समाज में जो परिवार था उस पारिवारिक संरचना में आप क्या बदलाव पाते जी। पारिवारिक संरचना में काफ़ी बदलाव आया है आज़ादी से पहले से अगर हम देखें और अब तक के हम देखें, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी परिवार की संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये हमारा एक परिवार है। संयुक्त परिवार को हमारे देश में हमेशा से ही महत्व दिया गया है। आज़ादी से पहले देखें तो हमारा एक परिवार होता था, हमारा आर्थिक स्रोत एक होता था, हमारा मुखिया एक होता था, हमारा एक रसोई घर होता था, हमारा एक पूजा स्थल होता था। हम बड़ों की इज़्ज़त करते थे। अगर कोई उनसे दुर्व्यवहार करता है तो टोकने वाले 4 आदमी होते थे। तो इस डर से भी कोई उनसे बदसलूकी नहीं करता था। मगर जब समय बदला, औद्योगिकीकरण आया, पूंजीवाद आया, भूमंडलीकरण आया, तो ये एक तरह से ये बहुत सकारात्मक भी है क्योंकि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। जिसका नकारात्मक जो पक्ष है, वो बुजुर्गों पर पड़ा है। तो अगर देखें कि लोग जो है नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गाँव से बाहर जाने लगे। थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर वो अपने बच्चों की चिंता करने लग गए, उनकी शिक्षा की चिंता करने लग गए, उन्हें बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, ठीक है? अब उनके पास आर्थिक स्रोत कम है, तो वो सबको नहीं बुला सकते, उन्हीं को बुला सकते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है। तो वो आए, बुज़ुर्ग हमारे पीछे गाँव में छूट गए। अच्छे ऐसे भी हमें उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ बच्चे ठीक कमा रहे हैं या उनका बहुत आदर भाव है अपने माता-पिता के लिए, तो वो लोग बुलाते हैं उनको वहाँ पर, मगर वो लोग वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वहाँ के परिवेश में वो ढल नहीं पाते हैं। उनको फ्लैट संस्कृति बंद-बंद नहीं अच्छा लगता है। उनको अपने जैसे खाने-पीने, रहने-सहने वाले लोग पसंद हैं, तो उनको अब शहर में घुटन होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं दोनों ही तरफ से देखें तो जिसके कारण वो अलग हो जाते हैं। तो बुजुर्ग गाँव में छूट जाते हैं, बच्चे शहर निकल जाते हैं। और अब अगर एकल परिवार से हम आगे की बात की जाए, तो एकल परिवार के बाद अब अ, अति एकल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे अगर माता-पिता है, अगर दोनों पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो अलग-अलग शहरों में हैं। माता के साथ बच्चे रह रहे हैं या ऐसा हो रहा है कि माता-पिता दोनों साथ में भी रह रहे हैं, मगर बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए हम उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दे रहे हैं। या उसको अच्छे कोर्स के लिए विदेश भेज दे रहे हैं, वो नौकरी बाहर कर रहा है। तो अब जो न्यूक्लियर फैमिली थी, जो एकल परिवार था कि माता-पिता और बच्चे, अब अति एकल में क्या हो रहा है ना कि माता-पिता और बच्चे भी साथ नहीं रह पा रहे हैं। और आने वाले समय में शायद ये अब और इसका जो लिव इन रिलेशनशिप है, चाहे वो मुझे लगता है कि और शायद आगे बढ़ेगा क्योंकि अब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, करियर ओरिएंटेड हैं। अब शादी उनके लिए है ज़रूरी, मगर उनके लिए ज़्यादा अपना भविष्य है, अपनी नौकरी है। तो वो बहुत जल्दी परिवार में जो हैं, बंधना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए आजकल देख रहे हैं कि अब शादियाँ भी लेट हो रही हैं। तो जी वो मैम। आगे हाँ, तो आगे वो क्या है ना लिव इन रिलेशनशिप की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अति एकल की ओर। तो ये पारिवारिक संरचना जो है, संयुक्त परिवार से लेकर एकल, अति एकल और ये लिव इन तो ये चल रहा है, जिसका पूरा प्रभाव हमारे क्या है, सबकी शायद तरक्की हो रही है इसमें, मगर पीछे कौन छूट रहा है? सिर्फ हमारे बुजुर्ग। अकेले जी कौन मैम। हो रहे हैं? सिर्फ हमारे बुजुर्ग। जी, मुझे आपकी बात से एक नज़ारा जी की कविता है मैं अकेला, वो याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के विषय में कहा भी है कि मैं अकेला, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांझ बेला, मैं अकेला।
पके आधे बाल मेरे, हुए निधर गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही, लग रहा मेला मैं अकेला। वो जो अकेलेपन की जो टीस है, आपने ठीक कहा मैम, वो बहुत गहरी टीस है, जिसके कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। मैम मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जिस समाज की आपने बात अभी रखी कि वो अब अति एकल की ओर बढ़ रहा है, और लगातार समाज में निरंतर तकनीकी कारणों से भी परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहे हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा मैम कि इस समाज का नजरिया बुजुर्गों के प्रति क्या है। जी मैम। ये नजरिया आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम बिना किसी को जाने बुजुर्ग, एक तो आप समझते ही हैं ये चीज, सब लोग जानते हैं कि ये विश्व का नियम है, उसूल है, या क्या बोले, कि हमेशा कमजोर पर शासन किया गया है मजबूत द्वारा, या उसको जब भी कोई कमियां निकालनी पड़े तो एकदम से खामी हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। तो जी ये है कि जो युवा वर्ग का है या समाज का जो नजरिया है बुजुर्गों के लिए, वो इस प्रकार हो गया है कि हम मान बैठे हैं कि ये पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम उनको दकियानुसी हम उनको समझ लेते हैं। या हम जब बात करते हैं संपत्ति की, संपत्ति का हम नजरिया ऐसा हो गया है कि स्वार्थी, मनुष्य स्वार्थी है हर कोई। तो इनका स्वार्थ इस कदर बढ़ जाता है कई बार, तो उनका ये होता है कि जब तक संपत्ति नहीं मिलती है, जब तक वो माताजी और पिताजी होते हैं, और जैसे ही संपत्ति मिल जाती है बूढ़ा बुढ़िया बन जाते हैं। तो वही जो माताजी पिताजी थे, अब उनको दूध में एक मक्खी की तरह उनको आभास होने लगते हैं। वो चाहते हैं कि उस मक्खी को निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। तो इस तरह की जो है मानसिकता जो है वो उनके प्रति बनती जाती है। या हमें पता है कि बुजुर्ग एक समय के बाद शारीरिक शिथिलता उनके अंदर आती है, तो उससे उससे बचने के लिए उनको पता है कि अब शारीरिक कमजोर हो गए हैं, अब ये हमारे ऊपर अब ये डिपेंड होंगे, तो हम उसको पहले ही बोझ समझ लेते हैं। हाँ, उससे बचने के हम उपाय ढूंढने लगते हैं। पर आपने क्या एक चीज गौर की है, जब अगर किसी माता पिता का बच्चा अपंग पैदा होता है, या मान लीजिए पूर्ण रूप से वो किसी लायक नहीं है, सिर्फ उसकी सांसें चल रही हैं, तो क्या ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को क्या कहीं फेंक देते हैं, घर से निकाल देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनको पता है कि उनकी उम्र कम है, उस बच्चे की उम्र ज्यादा है, फिर भी जब तक वो जिंदा रहते हैं उस बच्चे को बहुत लाड प्यार से उसको पालते हैं, उसकी उसको सारी सुविधाएं उसको देने का प्रयास करते हैं। किंतु बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। उनको पता है कि माता पिता कुछ ही समय के लिए हमारे साथ है, हम लंबे लंबे जाएंगे, मगर वो कुछ ही दिन के लिए हैं। मगर वो कुछ दिन भी अपने माता पिता के लिए वो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो ये पीछा छुड़ाने का जो एक है ना कि इसका पीछा छुड़ाओ, ये अब तो किसी उपयोगी नहीं है, इनसे पीछा छुड़ाओ। तो इस जगह मानसिकता जो है, नजरिया जो है ना बुजुर्गों के प्रति जो है, ये बनता जा रहा है युवाओं का। या वो जब कोई, या फिर देखते हैं हम एक चीज देखते हैं, जब बुजुर्ग किसी भी जब वो कोई काम कर रहे होते हैं युवा, और उनको वो कुछ सलाह देना चाहते हैं या हस्तक्षेप करते हैं उनकी किसी बात में, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनको रोकना टोकना उनका मकसद नहीं है। अगर वो आपको रोक टोक रहे हैं तो वहां वो आप अपना अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं। जब कोई माता जी मैम। पिता अपने छोटे बच्चे को, जब कोई कोई कार्य करता है और उसको बोलते हैं रुक जाओ संभल के, ये काम ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, तो वो अपना अनुभव बता रहे हैं ना बच्चे को, बच्चा उससे सीखता है। मगर जब वही चीज माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और बच्चों को बताते हैं, तो उनकी जो सलाह है, उनका जो अनुभव है, वो उसको एक रुकना टोकना और अपने पैर की वो पाबंदी समझ लेते हैं। तो ये जी एक मैम। नजरिया जो है, वो एक एक उनका मानना है, वो लोग मान बैठते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हंसी खुशी पसंद नहीं है, वो सिर्फ दुख ही रहना जानते हैं। पर क्या आपने उनके दुख का कारण कभी समझने का प्रयास किया है? वो क्यों दुखी हैं? वो दुखी है तो सिर्फ इस वजह से कि उनको प्यार सम्मान नहीं मिल रहा है, इसी कारण उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है। आप एक देख सकते हैं, एक फ़िल्म का अगर हम यहाँ उदाहरण लें तो मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जी एक 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 बूढ़ा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, अगर आपको याद होगा, जो कि कॉलेज में सफाई करता है, और जो युवा वहाँ से गुजर रहे हैं, वो उसको अपने जूते से गंदे कर दे रहे हैं। वो सूखने नहीं दे रहे हैं उसका पोछा।
और बहुत वो चिड़चिड़ाता है, बहुत झुंझलाता है। उसी समय जब मुन्ना भाई आता है, वहां पे जी जब मैम। उसको गले लगा के उनको थैंक यू करता है कि आप इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, मगर किसी ने आपको थैंक यू नहीं किया है, वो उनको जादू की झप्पी देता है, तो तुरंत वो भावुक हो जाते हैं। और फिर जब उसके बाद तुरंत वो उसके पैर से भी वो उनका पोछा गंदा होता है, तो बड़े प्यार से बोलते हैं, अरे ठीक है, हो जाएगा, खुश होकर। तो यहाँ पे समझ में आता है, बुजुर्ग चाहे घर का हो, चाहे बाहर का जी हो, हर किसी को सम्मान और प्यार चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैम इसी और इसी कड़ी में, जी 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 मैम। और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि उन उन उनके कपड़े, या मान लीजिए अगर वो चाह रहे हैं कि वो साफ-सुथरे कपड़े पहने, वो रोज़ धुलवाएँ या रोज़ उनके कपड़े इस्त्री हों, तो इसको भी वो लोग एक बहुत गलत तरीके से लेते हैं कि अरे ये तो बूढ़ा हो गया है या बूढ़ी हो गई है, इसको किसको दिखाना है सज-धज के? बल्कि उनका साफ-सुथरा रहना, अच्छा दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें, ताकि लोग हमसे बात करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, क्योंकि उनके घर के लोग उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। जी मैम। तो इस तरह का जो नज़रिया है, ऐसे और भी बहुत सारे बिंदु हैं, इस तरह का नज़रिया हमें युवा वर्ग में बुजुर्गों के प्रति देखने के लिए मिलता है। जी मैम, और इसी से जुड़ा हुआ जो मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था, वो ये है मैम कि ये जो खाई बनती जा रही है, जैसे आपने बताया कि युवाओं का ये नज़रिया बनता जा रहा है, इसको कैसे पाटा जा सकता है? ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं कि युवा पीढ़ी बुजुर्गों को उनके तरीके से समझने का भी प्रयास करे? इस खाई को कैसे भरा जा सकता है? देखिए, छोटी-छोटी बातें हैं, अगर उन छोटी-छोटी बातों को गौर किया जाए, ठीक है? तो ये जो खाई है, काफ़ी हद तक भर सकती है। जैसे देखा जाए कि जी अगर बुजुर्गों के लिए कुछ बिंदुओं पर गौर किया जाए, तो जैसे कि है कि उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ और युवा वर्ग भी निभाएँ, तो काफ़ी जो हमारी दिक्कतें हैं, वो ठीक हो सकती हैं। जैसे बुजुर्ग भी जी जो है ना, वो जो एडल्ट बच्चे हैं, उनको बच्चा ना समझें। उनको भी कुछ जो निर्णय हैं उनके जीवन के, उनको लेने दें, उनको मजबूत बनाएँ। या जी हम देखते हैं कि अगर बच्चे गलती करते हैं, तो उनको उनको समझाएँ, उनको ताने ना मारें। अगर ताने जी मारने से उनको उनके जो रिश्ते हैं, उनमें और कड़वाहट आएगी, तो उनको समझाएँ। या उनको उनसे बार-बार किसी चीज़ की शिकायत ना करें। कि हमें ये जी दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आप उनको शिकायतें ना करें, बस अपनी जो दिक्कत है उनके सामने रखिए, तरीके से रखिए। जी तो अगर आप जी उनको बार-बार शिकायत करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं। तो ये जो कहने का तरीका होता है, इसमें थोड़े बदलाव की ज़रूरत है कि उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए। एक जी ज़िद ना करें, बार-बार हम किसी चीज़ की ज़िद ना करें, बुज़ुर्ग, कि कोई अगर चीज़ है, तो आप उससे बातचीत कर उस मुद्दे पे बातचीत करने का प्रयास करें। आप उस पे अटके ना रहें, कि ये चीज़ तो ऐसे ही होती है। क्या पता जो नए लोग हैं, वो आज के समय से उनका जो निर्णय है वो सही है, वो सही चल रहे हैं। तो आप उसको समझने का प्रयास करें, अपनी पुरानी सोच के अनुसार उस पे अटके ना रहें। और हम देखते हैं कि टोका-टाकी से बहुत हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग को दिक्कत होती है कि बहुत टोकते हैं, तो टोका-टाकी से बचें। वही है कि अब बातचीत कीजिए, कोई अगर कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो उस बात को कह दीजिए। मगर बार-बार उसको टोकना से कोई मुझे नहीं लगता है कि कुछ उसमें कुछ सफलता किसी को मिलेगी। और जिसको जो करना होता है वो करता है, तो बहुत ज़्यादा टोका-टाकी ना करें। अच्छा, एक चीज़ है कि कुछ कुछ नया ट्राई करना चाहिए बुज़ुर्गों को भी। कुछ जो नई पीढ़ी है उसके साथ जुड़ने के लिए उनको उनको प्रयास करना चाहिए कि वो अपने चाहे पहनावे में, चाहे थोड़े खान-पान में थोड़ा-सा अंतर अगर संभव हो, तो थोड़ा-सा उसमें अंतर लाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा ना, आपका रहन-सहन जो थोड़ा-सा बदलेगा, तो जो युवा पीढ़ी है, उसको आप थोड़ा नज़दीक नज़दीक लगेंगे। वो जी लगेगा कि हाँ, हम जैसे हैं, हम जैसा इनका भी जो है लाइफ़स्टाइल है। तो थोड़ा-सा उनको भी अपना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। उनको नई तकनीकें जो आ रही हैं, जितना भी संभव हो, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जी उनको जो तीसरी पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो उनको छोटी-छोटी चीज़ें समझा सकते हैं।
जैसे कि अगर बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल वो उसको मोबाइल अलर्ट करवा लें। वो मोबाइल में मैसेज आए तो अकाउंट खुद चेक करें। वो देखें कि एक्सेलेरेटर क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, और क्या बोलेंगे इसको, ये ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, एटीएम क्या है। इससे थोड़ा वो आत्मसात हो, ये समझे। तो जो तीसरी पीढ़ी है वो इसमें छोटी छोटी चीजों को समझाने में उनकी मदद कर सकती है। और एक चीज और, बुजुर्गों को ये समझना चाहिए कि सम्मान सम्मान को समझे। कई लोग आपका सम्मान करेंगे पैर छूकर, कई लोग सम्मान करेंगे आपको नमस्ते कर कर, कई लोग आपको किस करेंगे। तो आप इस सम्मान की जो ये परिभाषा ना दें, इसमें इसमें ना आप अंतर अंतर ना करें। आप ये ना समझे कि जो पैर छू रहा है वो आपको ज्यादा सम्मान कर रहा है और जो आपको नमस्ते कर रहा है वो उतना सम्मान नहीं कर रहा है, क्योंकि सम्मान दिल में होता है। तो उनको जो उनकी अभिव्यक्ति का जो तरीका है उसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। और एक चीज और कि जो युवा वर्ग है, अगर उनको किसी भी चीज की कोई दिक्कत है तो वो अपने बच्चों की तुलना जो है ना वो बाहर वालों से ना करें। ये मैंने देखा है कई बार जो होता है कि इस चीज का जब तुलना करते हैं, एक दो बार बोल दिए ठीक है, बार बार तुलना करेंगे, अरे फलाना के लड़के ने या लड़की ने देखो अपने माँ बाप के लिए क्या क्या कर दिया, हम तो ऐसे ही हैं, हमारा जीवन तो ऐसा ही है, या देखो वो उसका कितना तरक्की कर लिया तुमने नहीं किया। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो दिक्कतें हैं ना उसका समाधान नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे अपने ही बच्चों में ना ईर्ष्या पैदा हो जाएगी और आप उससे कहीं ना कहीं और दूर हो जाएंगे। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि एक उम्र के बाद कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, छोटी छोटी बीमारी लगती हैं और ठीक हो जाती हैं। तो आप उसमें ना अधिक चिंता ना करें, उसको पकड़ के ना बैठें, ना खुद परेशान हो। जब तक कोई बड़ी बीमारी ना हो, छोटी मोटी बीमारी ना खुद परेशान हो, ना उस बीमारी को बार बार आप पूरे दिन गाएं, उसको उसको ना खुद परेशान हो, ना अपने साथ वालों को परेशान करें, उसका इलाज करवाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक चीज और कि आपको पहले से कुछ योजनाएं बनानी पड़ेगी कि अगर आप जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो, और जी अगर आप किसी हालत में आपको कोई आश्रय नहीं मिलता है, सोचना पड़ेगा। अगर किसी तरह ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आती है कि आपको कोई सहारा नहीं है, तो आपको पहले से योजना बनानी पड़ेगी कि अगर मेरे को कोई सहारा नहीं मिला तो मैं कौन से वृद्धाश्रम जाऊंगा या रिटायरमेंट हाउस जाऊंगा। उसका थोड़ा सा रिसर्च पहले करना जरूरी है। उनको उनको पहले से प्लानिंग करनी जरूरी है कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे किस अस्पताल जाना है, तो उसकी उसके डिटेल उनके पास होनी चाहिए। या हम और एक चीज और, उनको सपने देखने देखने चाहिए। अपनी जो खुशी है, खुशी के जो कारण हैं वो तलाशने होंगे। और एक चीज और कि ज्यादा अपेक्षा ना करें युवा वर्ग से, क्योंकि जितना अपेक्षा करेंगे और अगर वो पूरी नहीं होंगी तो आप तनाव में रहेंगे, तो तनाव में बिल्कुल नहीं रहना है। दूसरी बात, संपत्ति संपत्ति आप ये तय कीजिए जब तक आप जीवित हैं, आप और आपका जीवन साथी जीवित हैं, संपत्ति किसी तकनीकी। के संपत्ति किसी और को ना दें। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैं क्या मेरी कुछ तकनीकी समस्या के कारण हाँ। ऐसा दो तो 10-12 सेकंड के लिए हो जी गया था। मैं अपने जी दर्शकों से और तो श्रोताओं से क्षमा चाहता हूँ। जी मैम। हाँ, तो संपत्ति जब तक आप जीवित हैं संपत्ति कभी किसी को ना दें, क्योंकि आप आपको सबसे ज्यादा मजबूत आपकी संपत्ति बनाता है। ठीक है। और मुझे लगता है चुप ना बैठे। कई बार क्या होता है ना, झूठा दिखावा के कारण कि हमारे बाहर हमारी बहुत इज्जत है, अगर हमने कुछ जो हम झेल रहे हैं और अगर बाहर बता दे तो हमारे बच्चों की इज्जत चली जाएगी और हमारी इज्जत चली जाएगी। तो नहीं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप कुछ झेल रहे हैं घर में तो जरूर उसको बाहर साझा कीजिए, ताकि बाहर जो आपके विश्वसनीय लोग हैं उनके साथ, ताकि आपके बारे में उनको पता हो, कल कुछ हादसा होता है तो वो आपके साथ हो खड़े हुए, है ना। और जी कई बार क्या होता है कि डर भी होता है कि जिसके कारण जो होता है कि बाहर बता देंगे तो जो और लोग हैं वो भी थोड़े सतर्क होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने बुजुर्गों की ओर से बताया है कि जो वो समझें, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों के ऊपर ध्यान दें। अब मैं बताऊंगी कुछ सुझाव बच्चों के लिए। वो सुझाव जी ये हैं कि दिन में एक बार कॉल जरूर करें। अगर आपके माँ बाप से आप अलग रह रहे हैं तो जरूर उनका एक बार कॉल करके, चाहे 1-2 मिनट के लिए ही सही, उनका हालचाल ले लें,
उनके बारे में थोड़ा पूछ लें, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। आप थोड़े अपडेट रहें। या आप देखिए आप थोड़ा वक़्त निकाल के आप अगर आप आपके नज़दीक हो तो दिन में वक़्त निकाल के आधा घंटा ही सही उनके पास जाके बैठिए, उनको सुनिए, जी, उनसे उनसे बातचीत कीजिए। हाँ, और उसके साथ आप थोड़ी एक्टिंग कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे वृद्ध हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है ना कि पुरानी बातें, क्योंकि वो नई बातें कहाँ से लाएँगे, है ना? तो वो पुरानी बातें बार-बार, बार-बार दोहराते हैं, तो उस जब वो दोहरा रहे हों, आप चिढ़िए नहीं, ठीक है? आप हुँ, ऐसे एक्टिंग कीजिए कि हाँ, जैसे उसको पहली बार सुन रहे हैं, आप उसमें और दिलचस्पी लीजिए, तो उनको बताने में और अच्छा लगेगा, आप दोनों का रिश्ता और गहरा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। उनको छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ दीजिए, समय-समय पर जाकर। इससे उनको अपनी अहमियत उनको लगेगा कि मेरी बहुत अहमियत है, उनको एहसास होगा इस चीज़ का कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। और कोई भी बात है, घर की कोई बात है, तो आप उनको बातों में शामिल कीजिए। चाहे वो बात समझ पाएँ या कम समझ पाएँ या ज़्यादा समझ पाएँ, उनको शामिल कीजिए, उनको सलाह लीजिए उनकी। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो खुद ही बोलेंगे कि नहीं आप अपने आप देख लीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों डिसाइड कर लो। वो तब भी तब भी उनको इस चीज़ का उनको खुशी मिलेगी कि मतलब ठीक है, कम से कम चलेगा। उन्होंने शामिल किया। हम सलाह नहीं दे पाए, जी, मगर मुझे पूछा। तो इस चीज़ की बहुत महत्वता है, ठीक है? कानाफूसी से बचें, बुज़ुर्गों के सामने कभी भी कानाफूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको अगर उन कानाफूसी करोगे तो उनको लगेगा कि हमारी ही कोई बुराई करे, ये बुज़ुर्गों के सामने हर किसी के साथ है, हमें किसी के भी सामने कानाफूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है? बहस ना करें उनसे बार-बार, उनसे उन पर हँसे नहीं, उनका सम्मान करें, उनका अकेलापन बाँटें। और जी, सबसे ज़रूरी बात कि उनके बच्चों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो तीसरी पीढ़ी है, उनका जो पोता-पोती, नाता-नाती जो है नातिन हैं, उनसे उनको मिलवाते रहें। इससे उनके जीवन में उत्साह बना रहेगा, ताज़गी बनी रहेगी और प्रेम बना रहेगा। जी मैम। ये आपने अच्छा बताया मैम कि लगातार उनसे हर पीढ़ी का, चाहे वो नाती और नातिन की पीढ़ी हो या वो उनके बच्चों की पीढ़ी हो, उनसे लगातार इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। जी, जी। मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हमारी सरकार ने और जो गैर सरकारी संस्थान हैं उन्होंने बुजुर्गों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो आप कृपा कर हमें बताएं कि वर्तमान समय में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस किस प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और वे उनसे कैसे लाभान्वित हो रहे हैं या हो सकते हैं। जी मैम। देखिए ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार बुजुर्गों को स्वतंत्रता का अधिकार है। वो जी। अपने पसंद का जीवन जी सकते हैं। और हम्म। उन्हें अगर किसी से भी भय सता रहा है, किसी भी तरह का भय है, तो वह पुलिस में जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर पुलिस हम्म। उनकी मदद नहीं कर रही है, तभी वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है? जी। वरिष्ठ नागरिक का अधिनियम 2007 ये है द जी। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसके अनुसार ये पूरे देश भर में लागू हैं। इसके अनुसार बच्चे अब देखिए बच्चों में कौन आ रहा है? बच्चे सिर्फ़ उनके खुद के बच्चे या सिर्फ़ पोता-पोती नहीं है, बच्चों में देखिए, बच्चों में बेटा-बेटी, सौतेले बच्चे, दत्तक बच्चे, बहू, दामाद, नाबालिग बच्चों के लीगल गार्जियन, संतान रहित वरिष्ठ नागरिकों के लीगल वारिस, ये सब बच्चों में। ये जो है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने जो उनके माँ-बाप हैं, उनका वो भरण-पोषण, उनका रख-रखाव सही से करें। जी मैम। अगर माता-पिता के पास खुद की संपत्ति ना भी हो, तब भी इन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनका रख-रखाव करें। हम देख रहे हैं अधिनियम अगर हम देखें 2017 के मुताबिक क्या है, एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल के सामने जो है दोनों पक्ष सामने बुजुर्ग और दूसरा पक्ष जो है सामने अपनी बात रख सकता है बेझिझक, कोई भी दिक्कत है। और इसमें एक सुविधाएँ बुजुर्गों के लिए है कि अगर वो खुद जाने में सक्षम नहीं है, तो वह किसी को भी वहाँ पे अधिकृत कर सकते हैं, उनकी बात रखने के लिए। एक मैं बताना चाहूँगी कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2019 ये 2007 का जो अधिनियम है उसको थोड़ा और संशोधित किया गया है। इसमें ये है कि राज्य सरकार को ये इसका
राज्य सरकार जो है ये निर्णय ले सकती है। इसमें क्या है, बच्चे अगर बच्चे अपने माता-पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं और वो अगर बुजुर्ग जो हैं वो गुहार लगाते हैं, जाते हैं कोर्ट में जाते हैं, तो उनको मासिक जो पहले ये 5,000 था अब 10,000 हो गया है और अब और भी आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है कि इसको और आगे ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये 10,000 तक का मासिक भुगतान उनको किया जा सकता है, करना पड़ सकता है अगर वो बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर रहे हों, उन्हीं के बच्चों द्वारा पैसा दिया जाएगा उनको महीने में। और इसके साथ-साथ अगर वो उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तो जेल भी हो सकती है उनको। पहले 3 साल थी, अब ये 6 साल हो गया है। तो इस तरह जी के जो नियम कानून हैं ये बुजुर्गों के हित में हैं। और इसके अलावा कई धार्मिक संस्थानों द्वारा भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कदम उठाए गए हैं, उनके आवास और उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनके लिए वो काम कर रही हैं। राष्ट्रीय वृद्ध नीति है, राष्ट्रीय जो वृद्ध नीति है ना, इसके अनुसार क्या है ये ज़्यादा इस पे विशेष रूप से ग्रामीण वृद्धजनों और जो वृद्ध महिलाएँ हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस नीति के अनुसार। इसमें उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी स्वास्थ्य, आवास और उनकी जो अन्य जो आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है। और इस नीति के अनुसार बुजुर्गों को वस्तुओं और सेवाओं का केवल उपभोक्ता नहीं माना गया है, उसको इसका उत्पादक भी माना गया है। इसके अलावा अगर हम जी सुविधाओं की बात करें, तो भारतीय जो यात्राएँ हैं, उनमें रियायत दी गई है। जैसे अगर हम हवाई यात्रा करते हैं, तो 60 साल या उससे ऊपर होते हैं, तो 50% की छूट मिलती है। रेल यात्रा में 40% की और सीट्स उनके लिए होती हैं। जी बसेज़ में, मेट्रो में, हर जगह होती है। इस तरह की सुविधाएँ हैं। अगर हम बैंक में जाते हैं, तो बैंक में भी सुविधाएँ हैं। जो हमें ब्याज दर जो कम मिलती हैं औरों को, इनके लिए थोड़ा ज़्यादा है। एलआईसी में जाएँ, तो वहाँ भी है। तो इस तरह की जो सुविधाएँ हैं वो लगभग सरकारी हर विभाग में बुजुर्गों के लिए किसी न किसी तरह से छूट या उनके लिए अलग जो सुविधाएँ हैं वो हैं। ज़रूरी है उन सुविधाओं के बारे में पता होना। तो ये बुजुर्गों को भी ये चाहिए कि जब भी समय मिले, थोड़ा-सा वो इसके बारे में थोड़ा जानें, समझें। जब तक बुजुर्ग खुद सचेत नहीं होंगे जब तक उनकी स्थिति में सुधार होगा, मगर कम होगा। जी मैम। और इसके और अलावा जी हाँ, इसके अलावा अगर हम गैर सरकारी संगठन की बात की जाए, तो जैसे कि हेल्पेज इंडिया या एजवेल फाउंडेशन, मैत्री फाउंडेशन से बहुत बड़े-बड़े फाउंडेशन हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। और जी मैम। और इनके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो ऐप हैं बहुत सारे जो ऐप हैं वो लॉन्च किए गए हैं। आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं सीनियर सिटीज़न की सुविधाओं के लिए जैसे कि और मोबाइल में आप देखेंगे तो टीम व्यूअर फॉर रिमोट कंट्रोल एक ये ऐप है। इसमें क्या होता है इसके ज़रिए आप इस ऐप के ज़रिए दूर बैठे अपने फ़ोन को स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये और एक है बिग लॉन्चर ईज़ी फ़ोन डेमो। इसमें क्या है यह लॉन्चर फ़ोन के डिस्प्ले सेटिंग इस प्रकार से करता है कि आपको काफ़ी उसको सहूलियत होती है। या आप बात करते हैं कि बिग बटन कीबोर्ड स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि आपका जो कीबोर्ड है वो बड़ा और बहुत चमकदार नज़र आएगा। इसको देखने में आसानी होगी या क्विक क्लिक्स आप करके है इस ऐप को अगर आप मदद लेते हैं तो इसमें जो वॉल्यूम बटन को दूसरी कमांड के लिए इसको असाइन आप कर सकते हैं या आप देख सकते हैं मेडिसेफ मेड्स है, पील रिमाइंडर है क्योंकि बुजुर्गों की किसी न किसी कोई ना कोई दवाई चल ही रही होती है तो क्योंकि भूल जाते हैं तो फिर कई लोगों के साथ ये दिक्कत आती है तो वो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के ऐप देख लीजिए या फ़ोन देख लीजिए या आप सुविधाएँ देख लीजिए गैर सरकारी, सरकारी ऐसे ये सब बुजुर्गों के लिए हैं। ज़रूरी है इसके प्रति सचेत होना। जी मैम, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं हमारे लिए। मैम मैं ये भी जानना चाहता हूँ जैसे हमारे समाज में एक आम धारणा है बुजुर्गों के लिए कि यदि आपकी उम्र एक स्तर पार कर जाती है तो लोग सोचते हैं कि अब आपको जो है संन्यास ले लेना चाहिए या आध्यात्म की ओर बढ़ जाना चाहिए। और हिंदी सिनेमा या दुनिया के जो और सिनेमा हैं वो फिल्मों के द्वारा कभी कभी
ऐसी फिल्में ला देते हैं जो एक नई नई चेतना की ओर संकेत करती हैं, जैसे कि 102 नॉट आउट, 102 नॉट आउट जो फिल्म आई। और ये तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप क्या देखते हैं कि क्या उनको आध्यात्म की ओर बढ़ जाना चाहिए, या कि उनको जो जैसा कि फिल्में दिखाती हैं वैसा कुछ जीवन जीना चाहिए? आपका क्या नजरिया देखिए ये मुझे लगता है पूरा जो मामला है वो व्यक्तिगत है। वो उनकी पसंद पर निर्भर करता है। ये बात सही कह रहे हैं आप प्रेमपाल जी कि हमारी मानसिकता अभी तक यही बनती आई है कि एक उम्र के बाद एक बुजुर्ग को, हमारे बूढ़े माता-पिता को अध्यात्म की ओर मुड़ जाना चाहिए। मगर आपको पता है इसका लेना-देना किससे? इसका संपत्ति से लेना-देना है है? कि संपत्ति वो हमारे नाम कर दें और उसके बाद वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाएँ। और अध्यात्म अच्छा। की ओर मुड़ जाएँगे, वहाँ व्यस्त रहेंगे तो घर में जो है वो रोका-टोकी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जी। इससे है। तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है कि आप किसी को भी ये बोलें कि आपको उनकी इच्छा, अगर उनकी इच्छा है अध्यात्म की ओर जाने के लिए तो बिल्कुल जा सकते हैं, मगर जिनकी इच्छा नहीं है, तो उन पर दबाव बनाना ये बिल्कुल गलत बात है। अगर वो अध्यात्म की ओर नहीं मुड़ रहे हैं, तो उनके चरित्र पर उँगली उठाना ये गलत बात है। ये तो इस तरह से हो गया कि जैसे बच्चा पैदा होते के साथ ही हम बोलें कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। हाँ, जी। और बड़े होकर भी हम उसको फ़ोर्स कर रहे हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, उसका इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं। तो जैसे हम बच्चों के लिए डिसाइड करते थे, तो वही चीज़ हो गई बुजुर्गों के लिए कि आपको ये उम्र होगी, आपको अध्यात्म की ओर ही जाना है। तो ये गलत है। ये चाहे आप 102 नॉट आउट ले लीजिए या मुक्ति भवन ले लीजिए या आप कपूर्स एंड सन्स ले लीजिए, जो इस तरह की मूवी हैं, वो एक व्यक्तिगत पसंद, अपनी इच्छा पर आधारित हैं, बहुत अच्छी मूवी है और ये इस तरह की मूवी को देखना चाहिए। ऐसे उपन्यास भी है गोविंद मिश्र का शाम के झिलमिल, या हम अंतिम अरण्य में हम देखते हैं। अंतिम अरण्य हो गया, समय सरगम में देखते हैं हम लोग, या हम देखते हैं चार दरवेश में देखते हैं, या फिर हम देखते हैं उपन्यास फिर लौटते हुए, राकेश वत्स का उपन्यास है। तो उसमें बुजुर्गों की, उनकी खुद की पसंद की बात की गई है। वहाँ अध्यात्म की ओर जो एक मानसिकता है उसको नकारा गया और ये बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है एक तरह से अत्याचार है। ये बिल्कुल जी। गलत है। जिसका जो मन करता है, मैं तो कहती हूँ अगर आपको अकेलापन लग रहा है, अगर आपको मन करता है, अगर आपका जीवन साथी किसी कारणवश आपके साथ नहीं है, मृत्यु हो गई है या तलाक हो गया है या फिर आपने विवाह नहीं किया, अकेलापन लगता है आपको, तो ज़रूर विवाह कीजिए। चाहे आप 70, 80, 90 साल के हो जाएँ, विवाह कीजिए। अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना तो उसमें रहिए, अगर कोई सहमत है तो, जी। अपने हम उम्र के साथ। तो इस तरह के आप कदम उठा सकते हैं, अपने सपने सजाइए, जो शौक आप अपनी अपनी जीवन में जो आप ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे हैं अपने परिवार के लिए, आपको समय नहीं मिला है अपने लिए जीवन जीने के लिए, तो आप अब जो है ना अपने लिए जिए, अपनी पसंद का जीवन जिए। जी मैम। जी। आ, ये अच्छी बात है, अपनी पसंद का जीवन जीना चाहिए। और ये व्यक्तिगत, जैसे आपने कहा कि एक व्यक्तिगत विकल्प है कि वो जैसा जीवन जीना चाहते हैं। कानून कानूनी तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी ये उनका अधिकार है। मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि हमारे देश में, जैसे आपने बताया अभी कि सरकारी और गैर सरकारी संगठन बहुत काम कर रहे हैं, फिर भी एक ही देश में, एक ही प्रकार के समाज में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, वो अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। इसके क्या कारण हैं? ये बिल्कुल सही है कि एक ही समाज में रहने वाले बुजुर्ग के सामने अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ आती हैं और जो जी। अलग-अलग की चुनौतियाँ आती हैं, वो उनकी इसलिए आती हैं क्योंकि वो अलग-अलग परिस्थिति हैं उनकी। क्योंकि कोई जी। बुजुर्ग ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, कोई शहरी परिवेश में रह रहा है, किसी की आर्थिक स्थिति सबल है, किसी की कमज़ोर है, कोई वृद्धाश्रम में रह रहा है, कोई घर में रह रहा है, किसी में आत्मविश्वास की बहुत बहुत आत्मविश्वास है किसी में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। हाँ, तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, वो बुज़ुर्गों के सामने अलग-अलग चुनौतियाँ खड़ी करती हैं। जैसे जी। अगर शिक्षित शिक्षित और अशिक्षित की बात की जाए, तो जो शिक्षित होगा वो जल्दी नई-नई तकनीक को अपना लेगा। ठीक है? जी। वो शायद उनको थोड़ा कम झेलना पड़े, वो नई-नई चीज़ों को नए-नए वो तकनीक अपनाएगा, नया अपना लाइफ़स्टाइल कोशिश करेगा क्योंकि समझता है वो। उसने बाहर की दुनिया देखी होती है, लोगों में बैठा-उठा ज़्यादा होता है। तो उसको पता है कि मैं क्या चीज़ें करूँगा जो मैं अपने नई पीढ़ी के थोड़े नज़दीक आ सकूँ।
वही जो कम पढ़ा लिखा लोग हैं तो उन्हें नई तकनीकें अपनाने में बहुत दिक्कत होगी, तो अपने आप ही वो पिछड़ते चले जाते हैं पीछे। उनमें एक बहुत बड़ा जी गैप, उनकी मानसिकता में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो इसी तरीके से चाहे वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं या ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्या अलग है कि वो बच्चों से दूर हैं, मगर उनको अपने पसंद का परिवेश मिला हुआ है। मगर जो शहर में रह रहे हैं, वो परिवार के बीच में रह रहे हैं मान लीजिए कई, मगर अपने परिवार के बीच में रहकर भी वो अकेलापन झेल रहे हैं। तो ये जो इस तरह का अंतर है, ये इन परिस्थितियों के अनुसार उनकी चुनौतियाँ जो है ना वो अलग-अलग हो जाती हैं। जी जैसे आत्मविश्वास की अगर आत्मविश्वास की बात करें, तो कुछ लोग जैसे कि मुझे याद आ रहा है ढलती शाम उपन्यास है राम अवतार जी का। तो उसमें क्या है ना उसमें जो बुजुर्ग पात्र है, वो बहुत ही अच्छा उपन्यास है और सबको पढ़ना चाहिए उस उपन्यास को। उस उपन्यास में बच्चे जो हैं उनको जान से मारने तक का प्रयास करते हैं। वो सिर्फ वो इसलिए उन बच्चों से जीत पाते हैं अंत तक, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास। हाँ, और जी हम देखते हैं अगर चित्रा मुद्गल के उपन्यास में अगर हम बात करते हैं कर्नल स्वामी, सब कुछ सुविधाएँ उनके पास हैं, पैसे हैं, सब कुछ ठीक है, मगर सिर्फ़ आत्मविश्वास की कमी है। अच्छा, आत्मविश्वास की कमी का एक कारण ये भी होता है जो अपने बच्चों या अपने सगे-संबंधियों से हद से ज़्यादा लगाव कर रखना और उनसे हद से ज़्यादा उम्मीद करना, उनसे अपेक्षा करना। अपेक्षा के चलते भी हम लोग कई बार कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास की कमी होती है। वहीं पे कर्नल स्वामी जो हैं चित्रा मुद्गल के उपन्यास में, वो उन्हीं के बेटे द्वारा पीट दिए जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जी कहीं न कहीं अपने बच्चे और पुलिस आती है, पुलिस से शिकायत भी नहीं करते हैं। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लगाव है और वो जो लगाव है ना, कहीं न कहीं उन बुजुर्गों को कमज़ोर करता है। तो अपने सचेत रहिए, दृढ़ रहिए, आत्मविश्वास के साथ रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी मैम, ये बहुत बढ़िया मैम। मैम, आप मुझे ये भी इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसे आपने अभी पीछे जिक्र भी किया कि जैसे ही वो जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं, वैसे ही उनको जो है अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए, इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है, जब बच्चे माता-पिता की संपत्ति भी ले लेते हैं और उन्हें बुज़ुर्ग माता-पिता को जो पूरा जीवन भर उन्होंने साथ बिताया होता है और इस बुढ़ापे में जो बच्चे हैं, उनको अलग कर देते हैं। क्योंकि जी एकमात्र सहारा, एक सबसे अच्छा दोस्त उसका जीवन साथी ही होता है, जो उसके सब दुःख-तकलीफ समझता है। तो जी उसका एक आप तरीके से कहें कि जीवन जो जीने का जो सहारा है, वो आप छीन रहे हैं। इससे बड़ा पाप कोई कुछ नहीं है। अगर आप इस स्थिति को पलट कर देखें, इसमें क्या होता है बुजुर्ग संपत्ति प्यार में आकर बोलिए, मजबूरी में बोलिए, कुछ भी बोलिए, संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और उसके बाद बच्चे बड़े प्यार से कहते हैं कि अब हम 4 भाई हैं, तो अब हम 2-2 महीने मम्मी-पापा अलग-अलग, सब 2-2 महीने आप 3-3 महीने या 6-6 महीने आप सीक्वेंस में आप एक सबके पास रहिए। हाँ, बारी-बारी से जी रहिए। अगर जी माता-पिता कह दें अगर माता-पिता कह दें कि बेटा ये संपत्ति तो मेरी खुद की अर्जित की हुई है। मेरी ज़िम्मेदारी थी आपको पढ़ा-लिखा कर, आपका लालन-पोषण करके आपको सक्षम बनाना। आप सक्षम हैं, आप कमा कर और खा सकते हैं। मेरी जी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं आपको फ्लैट दिलाऊँ, ठीक है? जी अगर माता-पिता ये बोल देते हैं और बोलते हैं ठीक है, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ठीक है, ये मेरी संपत्ति है, मैं यहीं रहूँगा या मैं रहूँगी, तो आप बारी-बारी से चारों बच्चे 6-6 महीना आके मेरे यहाँ रह सकते हैं। तो क्या संभव है? जी उनके लिए वो स्थिति कितनी भयावह है। सेम इसी तरह ये बुजुर्गों के लिए भी उनके लिए स्थिति बहुत भयावह है, बहुत दयनीय है ये। तो जैसे इससे ब कैसे बच्चों कैसे के लिए बचा संभव सकते हैं? बचने का है जी कि संपत्ति, बिल्कुल भी संपत्ति जब तक आप जीवित हैं, जी एक तो झूठी उम्मीद ना दें बच्चों को। ये कई बार बुजुर्ग हम बोलते रहते हैं बार-बार कि ये हमारी संपत्ति तो आपकी है, हमारी संपत्ति तो आपकी है, हमें तो 4 दिन जैसे-जैसे दिन काटने हैं, जैसे खिलाओगे तो खा लेंगे, नहीं खिलाओगे रूखा-सूखा वो हम वैसे कर लेंगे और ये संपत्ति तो आपकी है, आपकी रहेगी, हम तो दिन काट रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जी बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाइए कि ये संपत्ति मैंने अर्जित की है। अगर आप मुझे सुख-सुविधाएँ मैं सारे नियम कायदे जानता हूँ, सारा कानून जानता हूँ, उनको एहसास दिलाइए सचेत हैं आप। अगर आप मुझे मेरी पसंद का जीवन नहीं दे पा रहे हैं, तो ठीक है, ये संपत्ति जो मेरी सेवा करेगा मैं उसको दूँगा। देखिए हालात कैसे सुधरते नज़र आते हैं। यहाँ बच्चे भी धोखे में रहते हैं, संपत्ति तो मेरी है,
इनको जैसे तैसे झेलें हम और संपत्ति तो हमें मिल ही जाएगी। उनको डर ही नहीं है कि अगर ये किसी और को संपत्ति दे दें, क्योंकि स्वार्थी प्राणी स्वार्थी है ना मनुष्य। थोड़ा उनको तो यहाँ थोड़ा-सा खेल खेलना बहुत ज़रूरी है बुजुर्गों को भी। संपत्ति उनको जताते रहें कि संपत्ति आपकी है, आपका अधिकार है, आपने अर्जित की है। इस पे पूर्ण रूप से आपका अधिकार है। बच्चों का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर वो सेवा करते हैं तो उसके बाद वो संपत्ति आपको मैं दे दूँगा। जी मैम। मैम जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया भी कि परिवार का जो जब हम ढांचे की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा और आप इस पे हमें बताएं कि पारिवारिक परिवार के भीतर रह के किन प्रकार की पारिवारिक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। देखिए, पारिवारिक समस्या मुझे लग रहा है कि समय भी थोड़ा कम बचा है, तो मैं बहुत जी जल्दी इस चीज़ में बोलना चाहूँगी। पारिवारिक समस्या जो है जो बुज़ुर्ग झेल रहे हैं घर के भीतर, बाहर से देखने में जी लगता है कि बच्चों के साथ बुज़ुर्ग रह रहे हैं और बहुत सुखी है, पर ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। तो किस तरह की समस्या वो झेल रहे हैं, मैं थोड़ा-सा इसका ज़िक्र करना चाहूँगी। जैसे घर के क्या होता है कि क्यों तकलीफ़ होती है बुज़ुर्गों को कि घर में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे कोई करना नहीं चाहता है, तो वो कोई नहीं करना चाहता, बुज़ुर्गों को दे दिया जाता है कि ये आप कर देना। या हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग जो घर में सबसे उपेक्षित जगह होती है, जहाँ पे जिस कमरे में कोई रहना नहीं चाहता है, तो वो जगह बुज़ुर्गों को दे दी जाती है, कि ये जगह आपके लिए है। तो ये जो है जी ना, ये उनको ये यहाँ उनको अपने सम्मान, अपने आदर की कमी दिखाई देती है। जिससे उनके अंदर जो है किसी न किसी रूप में कुंठा और अफ़सोस पैदा जी जी होता रहता है बुज़ुर्गों में। या हम देखेंगे उनको मूलभूत सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं। कई बार हम देखते हैं कि झूठे दिखावे के लिए कि अब आजकल एक जानवर पेट पालने का एक एक चलन है, जिसके घर में जितना अच्छा पेट होगा, वो घर उतना ही अच्छा और बड़ा परिवार है और रिच परिवार है। और तो ये देखा जी जाता है कई बार हम देखते हैं कि बुजुर्ग भी घर में हैं और एक जानवर भी घर में है। ये उपन्यासों में भी आए और ये आपको फ़िल्मों में मिल जाएगा। बुजुर्ग भी है, आपके पिता भी हैं, माता भी हैं और वहाँ जानवर भी है, मगर आप वहाँ जानवर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये स्थिति जब होती है तो माता-पिता पे सोचिए कि वो क्या देखेंगे? वो कहेंगे कि एक जानवर से भी मेरी जो महत्वता है वो उससे भी कम है। तो ये चीज़ें वो परिवार में कई बार झेलते हैं। वो देखते हैं कि ब वहाँ पे बुजुर्गों के जो बातें हैं या जो उनके विचार हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। हाँ, या हम बुजुर्गों से बहुत आदर्शवाद बने बने रहने के हम उम्मीद करते हैं और खुद हम स्वार्थ अपना साथ लेकर चलते हैं कई चीज़ों में, है ना? कई बार हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी का लालच, ये है ही, संपत्ति का लालच तो है ही, हम ज़िक्र कर चुके जी हैं। कई कई बार जो बच्चे होते हैं बहुत ही ये बहुत चालाकी से वृद्धाश्रम भेजने के लिए अपने पिता का या माता का अपना जो दिमाग जो है बदलने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, सहनशीलता की बहुत कमी है युवाओं में या हम देखेंगे उपयोगी बने रहने की समस्या ब बुज़ुर्ग को जब बच्चे जब तक बुज़ुर्गों को सम्मान करें तो वो उपयोगी हैं। अगर वो उपयोगी नहीं है कि कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं उपेक्षा शुरू हो जाती है। तो इस तरह की पारिवारिक समस्या वो झेलते हैं। जी मैम, इसका एक और पक्ष भी है कि परिवार के अंदर पारिवारिक समस्याएं तो वो झेलते भी हैं, समाज के अंदर भी वो कई प्रकार की समस्याएं झेलते हैं। अगर आप उस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो आप उस पर थोड़ा सा अगर थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो बेहतर रहेगा कि सामाजिक समस्याएं अ, किस तरह की वो झेलते हैं। हुँ। हुँ। सामाजिक समस्या इस तरह की है कि देखिए कमज़ोर पर शासन, जो मैंने आपको पहले ज़िक्र कर चुकी हूँ, कि अगर जी ये कड़ी बिल्कुल। कमज़ोर है, तो बाहर वाले भी आप पे ताने कसेंगे। मौका तलाशेंगे कब आपको नीचे गिराया जाए। जैसे कि हम चित्रा मुद्गल के उपन्यास में अगर हम गिली-गड़ू की बात करें तो जसवंत सिंह पर वो अश्लील आरोप लगाते हैं पड़ोसी और घर की जो बहू है, वो भी बहती गंगा में हाथ धोती है। तो उनको जो कुंठा होती है, वो अपनी कुंठा भी निकाल लेती है। तो ये कमज़ोर पर शासन की जो ये चीज़ें हैं, ये समाज में बुज़ुर्ग झेलते हैं। अच्छा, पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार, जो ये समाज में बना हुआ है, ये बदलने की ज़रूरत है, ये वो झेलते हैं। समाज में लगता है कि अब बेटे का ही अधिकार है, तो जो मर्ज़ी व्यवहार वो अपने पिता के साथ करते हैं। या फिर हम देखेंगे विचारों में अंतर, ये सामाजिक समस्या जी है। बुज़ुर्ग बहुत झेलते हैं, किराए पे उनको घर नहीं मिलते हैं। क्योंकि किराया जी मकान मालिक समझता है कि कुछ दिनों बाद ये आत्मनिर्भर तो नहीं रहेगा, ये हम पे ही ये बोझ बनेगा, हमें इनका लालन-पालन करना पड़ेगा, तो उनको किराए पे घर नहीं मिलते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। घर के साथ-साथ समाज में भी कमज़ोर है,
तो कोई भी लूट-पाट की देखिए आप वारदातें कितनी सारी उनके साथ होती हैं। तो सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है उनके साथ, जिसे लेकर उनको हमेशा डर सताता रहता है। और एक जी, दिखावे दिखावे की संस्कृति तो है ही, दिखावे की संस्कृति यही है कि समाज में जो बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि हमारे घर की इज्जत या हम अगर हम ना बाहर अपना बहुत जैसे कि गिलीगढ़ उपन्यास में है ऐसा कि जो कर्नल स्वामी हैं वो बहुत ही अपने व्यक्तित्व को दिखाते हैं कि मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो झूठा था सब कुछ, वो अकेले रहते हैं और उपेक्षित हैं। तो कई बार क्या होता है ना बुजुर्ग अपनी समस्याएँ जो है ना बाहर नहीं बता पाते हैं, सिर्फ दिखावे की जो संस्कृति हो गई है ना ये कि अपना ये झूठा दिखावा तो इसके कारण भी कई बार जो बुजुर्ग है ना वो झेलते हैं और कई जी, युवाओं का जो बुजुर्गों के प्रति जो कुंठा है तो वो समय समय पर वो किसी न किसी रूप में वो लोग निकालते हैं तो इस सामाजिक जी, समस्याओं में ये सब बिंदु जी मैम, जी। मैम, एक चीज़ और भी है समाज में जो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जो अलग-अलग आयु वर्गों के बीच में एक भाषा का प्रयोग होता है, बुजुर्गों और युवाओं की भाषा के रूप में, साहित्य में भी बुजुर्गों की भाषा को अलग फ़ोकस किया जाता है। तो आप हमें ये बताएँ कि जिस प्रकार कि क्या साहित्य में भी ये जो मैंने साहित्य का बताया कि साहित्य में भी बुजुर्गों की भाषा को लेकर अलग अलग विशेष तौर पे क्या कहीं फ़ोकस किया गया है? बिल्कुल मैं साहित्य की छात्रा हूँ भाषा पे बात किए बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं देखिए जी मैम, मनुष्य जी, की जो भी मनोभाव होते हैं, उनको व्यक्त करती जी, है भाषा। हम भाषा के जी, माध्यम से ही समझ पाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे बारे में क्या सोचता है ना? तो हम जी, बिल्कुल साहित्य में बुजुर्गों की भाषा पर गौर किया गया है या समाज की भाषा बुजुर्गों के प्रति या बुजुर्गों की भाषा समाज के प्रति कैसी है या बुजुर्गों की भाषा बुजुर्गों के प्रति कैसी है। तो हमें ये देखने मिलता है। युवा युवा के लिए जब कोई बुजुर्ग भाषा का प्रयोग करता है तो उसमें कहीं न कहीं एक उम्मीद नज़र आती है हमें। हाँ, जब बुजुर्ग बुजुर्ग के लिए जब भाषा का प्रयोग करता है तो कहीं न कहीं सहानुभूति नज़र आती है। जी, तो जब या हम देखते हैं कि जो बच्चे, जो नए बच्चे हैं, जो नई-नई तकनीकों में पले बढ़ रहे हैं, तो वो जो बच्चे हैं जो अपने बुजुर्गों के लिए, अपने दादा-दादी, नाना-नानी के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्या बोलेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि ये गिलीगढ़ उपन्यास का ही है। जब जसवंत जी, सिंह कोशिश करते हैं अपने पोते के साथ उनका उसका जन्मदिन होता है, उसके पोते के साथ थोड़ा अपना सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। तो वो उसको बोलते हैं कि बेटा अच्छा तुम्हारा जन्मदिन है तो चलो ये पार्टी कहाँ है? तो कहता है कि मैकडॉनल्ड्स में। तो मैं कह रही ठीक है मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो साफ बोला मना जी, कर देता है कि ना, ना दादू आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, ना पार्टी बोरिंग हो जाएगी। तो पार्टी बोरिंग हो जाएगी दादा के चलने से तो वो वहाँ पे हमें इस चीज़ को जी, हाँ, दुःख दुःख भावना मैम, मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बस एक क्वेश्चन और मैं आपका ले सकता हूँ और हमारे पास में हमारे श्रोताओं के और दर्शकों के बहुत जो मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें जो उनके ऊपर अत्याचार है वो भी हैं जिसमें सरिता धवन हैं, जीबी सिंह हैं, तारा सिंह जी हैं और अखिलेश जी हैं इस प्रकार के। तो मैं जल्दी से एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, जैसे ये जो वृद्धाश्रम की जो संस्कृति है, क्या आप हुँ। मानती हैं कि ये बेहतर है? सिर्फ 30-40 सेकंड में इसका अगर आप उत्तर दे पाएँ तो। देखिए, जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच में जो एक खाई बन गई है, ये इसका भरने का काम कभी भी कोई सरकारी, गैर सरकारी सुविधाएँ या वृद्धाश्रम कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये ये सिर्फ़ बुजुर्गों के जो जीवन है, उसको बेहतर बनाने में ये लोग ये सफल हो सकते हैं बेशक, मगर दोनों के बीच की खाई भरने का काम क्योंकि इसका सीधा संबंध जो है, संस्कार, आदर और सम्मान से है। वो खाई भरेगी से अगर हम युवाओं की अगर हम प्रशिक्षण करें विद्यालय में, महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में, ऑफ़िसेज़ में, हर जगह ये अगर उनको संस्कार दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए बुजुर्गों से संबंधित, तो ये उस खाई को भरेगा। ये हमें इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि युवाओं की चेतना में कभी भी बुजुर्ग ना निकलें। अगर युवा कोई योजनाएँ बना रहे हैं, तो बुजुर्गों को लेकर बनाएँ। जैसे कि हमारे माता-पिता जब भी कोई योजना बनाते थे जीवन की, तो उसमें बच्चों को साथ लेकर ही वो आगे चलते थे, ठीक कि है। उसको क्या जी, नुकसान है, क्या फ़ायदा। तो जी, इसलिए ज़रूरी जी, है कि जी मैम, जी।
तो ये कार्यक्रम के अंत में, मैं समय का अभाव है इसलिए कार्यक्रम के अंत में मैं अपने गेस्ट डॉक्टर भावना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे आई और इसने अपने विचार रखे। तारांजलि फाउंडेशन का भी धन्यवाद देता हूँ, शैलजा मैम का धन्यवाद देता हूँ और अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, बुजुर्गों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।